नमस्कार, देवभूमि झारखंड न्यूज़ में मैं हूं आलिया तहसीन और हमारे साथ आज जुड़े हैं बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर एनएम दास, जो कि सीसीएल के सीएमओ रह चुके हैं, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर, और इसके साथ ही वो चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रहे हैं धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवा दी। इसके बाद उन्होंने अपना हॉस्पिटल किया, यानी कि श्री जगन्नाथ हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के वो डायरेक्टर हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि स्त्री रोग के बारे में, कि किस तरह आज के दौर में, बदलती दुनिया में, जबकि लोगों का समय सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर जा रहा है, ऐसे में स्त्री को प्रसव के दौरान और प्रेगनेंसी के टाइम किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है और वो इन सब से उभरने के लिए क्या सब करती हैं। डॉक्टर साहब, आपका देवभूमि झारखंड में बहुत बहुत स्वागत है और देवभूमि झारखंड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सर, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से और किन परिस्थितियों में की? मेडिकल की पढ़ाई जो है, मैं कटक मेडिकल कॉलेज, श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज कटक, उससे मैंने किया है MBBS, और गायनिक में MD भी वहीं से किया है। और जिस परिवेश में जो आपने कहा, हमारे वास्तव में आप जानते हैं कि उड़ीसा जो है बहुत ही गरीब स्टेट पहले था, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव है। और वहाँ आप जानते होंगे कि गांधी जी जब 1928 में उड़ीसा गए थे, वहाँ का दारिद्र्य, उनका गरीबी देख करके वो सोच नहीं पाए कि ऐसे गरीब लोग भी पृथ्वी में है। और उसी दिन से उन्होंने अपना शरीर का कपड़ा हटा दिए थे और एक धोती पहन के उनका जीवन समर्पित किया, क्योंकि वो देखे थे उस समय कि उड़ीसा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके शरीर में कोई कपड़ा हुआ करता था। तो उसी स्टेट से मैं हूँ, उसी स्टेट के। और दारिद्र्य क्या होता है, गरीबी क्या होता है, हम लोग झेले हुए हैं। किंतु उसी के अंदर भी उड़ीसा में के लोगों के मन में बहुत प्रबल इच्छा रहता था, एक इंटेलेक्चुअल इच्छा उनका बहुत रहता था, हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को पढ़ाई करना। तो मेरे मन में वही था कि हम भी बड़ा होकर के, पहले दिन से ही हमने ठान के रखा था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि गरीबी इतना था, लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करता था, लोगों के पास मेडिसिन तो दूर की बात हो गया। तो हमने वही कहते कुछ लोगों के लिए हम सेवा कर सकते हैं, और उसी में हमको पढ़ाई करना है। बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ाई किए हैं, और क्लास 5 से लेकर के हमको सरकारी स्टाइपेंड मिलता है। तो डॉक्टर साहब, आपने गायनोकोलॉजिस्ट बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपने इस फील्ड को ही अपने करियर के लिए क्यों चुना? गायनिकोलॉजिस्ट हमने इसीलिए चुना, मेरे सामने और अच्छा सब था। गायनिकोलॉजिस्ट हम इसलिए कि उसी समय क्या होता था कि उड़ीसा में मातृजनित मृत्यु जो है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, बहुत हाई उड़ीसा में हुआ करता था। और हमने देखा है यहाँ के सामने कैसे कैसे गर्भवती नारियाँ जन्म दौरान जो कैसे मर जाते थे, और बच्चा लोग कैसे मर जाते थे। तो इसीलिए हमको मेरे मन में तो ये था कि अगर इसी लाइन में हम पढ़ाई करें तो कुछ इन लोगों का हम सहायता कर सकते हैं। सर, उस समय मर्टिलिटी रेट क्या था और अभी क्या है? मर्टिलिटी रेट हम तो एग्जैक्टली नहीं बोल पाएंगे उस समय क्या था, और किंतु अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड है, अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। एग्जैक्ट लोगों को स्टैटिस्टिक्स याद नहीं है, किंतु इम्प्रूव्ड है। और कोल्ड फील्ड में बहुत दिन से हम कोल्ड फील्ड में है, कोल्ड फील्ड में मैटरनल मर्टिलिटी रेट जो है बहुत इम्प्रूव्ड है, गाँव लोग से अधिक इम्प्रूव्ड है यहाँ पर। किंतु एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैटरनल मर्टिलिटी रेट जो है झारखंड में
पहले से इम्प्रूव्ड है, किंतु फिर भी सारे भारतवर्ष में ये काफ़ी पीछे है। मैंने बहुत हाई रेट यहाँ पर मेटल रेट है। इसका कारण जो है पैसा का अभाव उतना बड़ा कारण नहीं है। कारण है कि हेल्थ सिस्टम हम लोग का यहाँ पर ये बहुत ही खराब हेल्थ सिस्टम है। स्टेट गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है वो करीब डिफाइन पे काम करता ही नहीं है। और डिस्पेंसरी में जहाँ पर भी होना चाहिए डिलीवरी, वहाँ पर डिलीवरी हो नहीं पाता है। बाहर ऊपर बड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बड़ा हॉस्पिटल में इतना भीड़ होता है कि कुछ देखता होता नहीं है। और एक बड़ा कारण है कि गांव में प्रैक्टिशनर लोग, इसको क्वाक लोग बहुत बड़े मात्रा में, मान लिया आप 70% डिलीवरी करके क्वाक लेवल का होता है। ये लोग पैसा कमाने के लिए घर में डिलीवरी कर देते हैं, वहाँ पानी चढ़ाते हैं। जो मेडिसिन चलाना नहीं चाहिए वो हैवी डोज में मेडिसिन देते हैं, उसके कारण माँ का मृत्यु भी बहुत अधिक होता है और बच्चा का मृत्यु बहुत अधिक होता है। एग्जैक्ट मेटल हम बोल नहीं पाएंगे अभी, स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है। सर, क्योंकि आप धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं, तो तब की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में क्या अंतर है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हम यहाँ ज्वाइन किए तो कोलपीले में 1980 में आया, तो मैं था पेरीफेरी में, छोटा हॉस्पिटल में था। फिर यहाँ पर हम आए करीब 92 में आए सेंट्रल हॉस्पिटल में। हम रहे 10 साल रहे, 10 साल नहीं, हम 14 साल रहे। तो सेंट्रल हॉस्पिटल एक समय में ये पीएमसीएच के साथ जुड़ा हुआ था। पीएमसीएच के जो मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे वो सेंट्रल हॉस्पिटल में उनका ट्रेनिंग होता था। पीएमसीएच तो उस समय इतना पैसे नहीं रहता, सेंट्रल हॉस्पिटल में बेंच हम लोग उस समय पढ़ाए हुए हैं। और उस समय एक तो पढ़ाने का स्टाटस, पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है वो अलग था, थोड़ा सा ऊपर था। अभी हम भी स्टडी करते हैं यहाँ का स्टार्ट पढ़ाई, यहाँ के जो पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज है। और जो आपका सेंट्रल हॉस्पिटल में भी एक नर्सिंग कॉलेज है, वो नर्सिंग कॉलेज में हम पढ़ाते थे, इन लोगों में पढ़ाता था। और मैं यहाँ ज्वाइन करने के पहले कुछ दिन में था गया मेडिकल कॉलेज एज ए टीचर। गया मेडिकल, मगध मेडिकल कॉलेज गया, उसमें मैं टीचर था। बहुत ही मेडिकल कॉलेज था, उस समय मैं वहाँ टीचर ही करता था। तो उस समय स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था। अभी क्या हो गया, इतना कमर्शियल हो गया है कि लोग पैसा देकर के पास करते हैं। जो इंटरनल एक्सटर्नल जो एग्जामिनर रहते हैं उनको घूस दिया जाता है। कुछ जो यहाँ से पास करके कभी कभी मेरे पास आते हैं, हम थोड़ा सा उनको परखते हैं। स्टैंडर्ड कुछ है नहीं सर। जबकि आपने कहा कि पहले का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा था और अब स्टैंडर्ड यानी लो है, तो जबकि अब देखा जाए तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यानी टेक्नोलॉजी एडवांस है, उनके लिए इंटरनेट की सुविधाएं हैं, तो इस स्टैंडर्ड को और ग्रो होना चाहिए। गवर्नमेंट भी काफ़ी एजुकेशन में फंड देती है और इनका जो इम्प्रूव कर रही है, तो सर स्टैंडर्ड के गिरने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएंगे। मोरल जो है, देखिए, हम एक पेशेंट को देखें, अगर हम सोचें उसमें कि हमको एक पेशेंट को ठीक करना है, किससे भी हो, किसी हालत में हो, पेशेंट को जो है हमको ट्रीटमेंट करके उसको बचाना है, तो फिर हम उसके पीछे लगे रहेंगे। हमको जितना भी जो हुई था वो तो। अब अगर मेरे मन में जो आ गया, क्या फीस लो, 2-4 बार बैठ करो, फीस लो, फीस करके अपने जाओ, कुछ लिख दो, जाओ घर में बैठो। पैसा कमाने का अगर माइंड में आ गया तो फिर पेशेंट अपना सफ़र कर रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा है, मेडिसिन चल रहा है, लेकिन उसका रियल डायग्नोसिस नहीं हो रहा। तो वैसे ही है। जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते थे, कटक मेडिकल कॉलेज में, हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो देखते थे कि मेरे अंडर में ये बेंच है, ये बेंच का केस हम टफ
रिजल्ट कराएंगे। और भी डॉक्टर लोगों को जो आना में जो बैच है उससे मेरा वाला कैसे टॉप में रहेगा, ये कैसे हर व्यक्ति हर स्टूडेंट को क्या लगता है तो किस चीज़ में कमज़ोर है, किस चीज़ में इसको पढ़ना है। रात 10टा से बोलते 10 बजे उदय 10 बजे तुम लोग क्लास लेंगे, वहाँ पर आ जाना। मुझे अभी कहाँ है तो मॉरल जो है हर जगह पर मॉरल गिर रहा है और इसमें भी मॉरल गिर रहा है। लोगों का कोई कंसर्न नहीं, ना देश के लिए कंसर्न है, ना अपना स्टूडेंट के लिए कंसर्न है, ना एकेडमी के लिए कंसर्न है, ना कुछ के लिए कंसर्न है। खाली क्योंकि आप हम लोगों की अभी बात हो रही थी टीचिंग के लिए, तो स्टूडेंट्स जब स्टडी करते हैं यानी पढ़ाई के दौरान उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को पैसे कमाने के लिए माइंडसेट उस वक्त ही कैसे माइंडसेट को कर लेते हैं कि हमें पैसे कमाना है, जबकि वो स्टडी के दौरान होते हैं। स्टूडेंट को सीखने के लिए कोई इच्छा नहीं, समझे ना। स्टूडेंट को खाली ये है कि हमको पास करना है, डिग्री लेना है, यहाँ MBBS का डिग्री लग जाएगा, हमें तो मोटा दहेज हमको मिलेगा, एक तो नौकरी मिल जाएगा, तो पैसा मिलेगा। हम भी प्रयास किए हैं, हम देखे हुए कुछ स्टूडेंट लोगों को, जैसे मेरे अंडर में कोई MBBS डॉक्टर लोग आ जाते हैं, हम थोड़ा सा चाहते हैं तो मेरे साथ 1 घंटा बैठो, या फिर हम जो ऑपरेशन करते हैं इसको तुम देखो सीखो। किसी को सीखने की इच्छा नहीं। हम जब वहाँ पे जलन हॉस्पिटल को चिंते हैं, जलन हॉस्पिटल नहीं होता है, वहाँ पर हम देखे जो जूनियर डॉक्टर लोग हुआ करते थे वो कभी मेरे ऑपरेशन में आते नहीं थे। ऑपरेशन थिएटर में बुलाते थे उन लोग, तुम लोग आओ देखो इसको, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, जो चीज़ हम जानते हैं तुम थोड़ा थोड़ा कर सीखो। सीखने की इच्छा नहीं थी। सर, अगर आज के स्टूडेंट्स में सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो ऐसे में जो सीनियर्स डॉक्टर होते हैं या उनके जो प्रोफेसर कह सकते हैं, उनके लिए क्या चुनौतियाँ होती हैं? चुनौती है कि मान ली जो सीखना नहीं चाहे तो उसको सिखा नहीं पाएगा। और जो डॉक्टर जो टीचर जो है जो रियली अंदर में चाहता है कि हम स्टूडेंट लोग को सिखाएं और कुछ उन लोग को दें कुछ नया चीज़ सिखाएं, वो हताश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, तो फिर वो इंडिफरेंट हो जाते हैं कि चलो भाई जो हो रहा है वो रहा हमने, समझे ना। तो ये चीज़ होता है। और जो क्वालिटी चीज़ जो है कि हमको सीखना है, हमको नया चीज़ जानना है, हमको नया ऑपरेशन करना है, ये चीज़ स्टूडेंट के मन में है ना। कोई देना इशू जानना मैंने कोई टीचर इसको देना भी चाहता है, या जो स्टूडेंट नहीं जानता है तो फिर वो जब टीचर बनेगा तो वो कहाँ से जाएगा। तो ये खाली आप देखिए, ये केवल डॉक्टर के प्रयोज्य नहीं है। तो आपका खाली MBBS डॉक्टर, MD डॉक्टर ये लोग जो है नहीं है। हम यहाँ पर जब नर्सिंग हमने शुरू किया तो हमने कुछ नियम बनाया कि जो भी हम नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर रखेंगे डिग्रीधारी होना चाहिए। ANM होगा या GNM होगा या BSc नर्सिंग होगा। हम बिना यहाँ पर जितने नर्स हुए, जितने भी नर्स लोग काम करते हैं, आधा से ज़्यादा लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसे टीनिया काम कर, जैसे टीनिया लोग काम करते हैं ना वैसे भी लोग करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नर्स एक्टिव बिना ANM या GNM डिग्री का नहीं है। किंतु हम जब देखें इन लोग का स्टैंडर्ड, कोई मतलब कोई पढ़ाई लोग होता ही नहीं है, सर्टिफिकेट होता है, दिन मिल जाता है। ऐसे ऐसे यहाँ पर नर्सिंग स्कूल है जो कि 10 बाय 12 फीट का एक रूम है, वहाँ पर नाम लिखाओ, वहीं पर बैठ के एग्जामिनेशन पेपर लिख दो, वहीं पर सर्टिफिकेट 6 महीने के बाद तुम्हारा एग्जामिनेशन हो रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, और 3.5 साल के बाद तुमको सर्टिफिकेट भी मिल गया। वो मेडिकल का कुछ नहीं जानता है। और उसके बाद हमने क्या क्या जानते हैं कि हमने यहाँ पर इन लोगों को क्लास लेना शुरू की। ये वो वीडियो दिखाते हैं, यहाँ पर क्लास लेते हैं, हफ्ता में एक और क्लास लेते हैं। हम देखेंगे लोग कम्प्लीटली ब्लैंक है, कुछ नहीं जानता है। तब धीरे 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 इनको हमने सिखाया कि कैसे इंजेक्शन देना है, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, कैसे BP रिकॉर्डिंग करना है, कि पेशेंट के अनुसार क्या होना चाहिए, पेशेंट से हिस्ट्री कैसे करना है, उसका एग्जामिन कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करना है, डिलीवरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सब ये लोग को हम सिखाते हैं। सर, क्योंकि धनबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर महिलाओं को
सबसे ज़्यादा कैसे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं और उसे उभरने के लिए वो क्या कर सकती है, आप हमारे दर्शकों के जरिए बताएं। देखिए, महिला जो है ना, जो हम मैंने लोअर सेक्शन के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे जो लोग एग्जीक्यूटिव है या अपर मिडिल क्लास नहीं बोल रहे हैं। जो लोअर से क्लास के लोग हम देख रहे हैं, जो लेबर के काम कर रहे हैं, अधिकतर लोग लेबर ही हैं यहाँ पर। कोई कॉलेज में काम करता है, कोई और मजदूरी करता है। इन लोग का जो लेडीज लोग जो है काफ़ी नेगलेक्टेड है, काफ़ी नेगलेक्टेड ही लोग हैं। क्योंकि पति जो है आपका 8 घंटा काम करता है, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी प्रॉब्लम है। और कोलफील्ड में एक शराब पीने का, शराब समझ रहे हैं, मदिरा पीने का आदत एक ऐसा है कि हमको नहीं लगता कोई मजदूर या लोअर क्लास का इससे छुटकारा किसको है। तो महिलाएं भी मदिरा पान करती हैं? महिलाएं बहुत कम हम इसे मैंने बहुत कम लोग देखे, उनको जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। और लेकिन चूंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, अपने पत्नी के पास टाइम, फिर भी और एक फैक्टर क्या है, अपना पत्नी को पीटना मारना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसी के अंदर वो जो है बच्चा हो जाए, उसके ऊपर फिर बच्चा, उसको फिर बच्चा। हाँ, हस्बैंड के पास समय नहीं है कि जो है वो अपने पत्नी के लिए कुछ करे, उसको लेकर के टेबल प्लानिंग कराए। तो इसमें लेडीज लोग जो है, और ये है यहाँ पर है क्या कि बहुत सारे महिला ऐसा है कि अधिकतर महिला ऐसा है, मेरे यहाँ तो बहुत सारे एम्प्लॉय में जिनका हस्बैंड 1-2 बच्चा पैदा किया छोड़ दिया उसको। तुम ऐसा को देखो, यहाँ पर बहुत सारी महिला ऐसा है कि 1 बच्चा 2 बच्चा, मेरे घर में जो काम करते उसका 2 बच्चा हस्बैंड छोड़ चला गया, तो बच्चा को संभालना, फिर कोई गर्भवती को छोड़ के कुछ लोग चल जाते हैं, कोई करता। तो ये महिला के लिए बहुत बड़ा चुनौती यहाँ पर है कि, और मान लीजिए कोई महिला है भी, उसका पति भी है भी नहीं भी है, तो रोज सुमाड़ खाना पड़ता है, रोज गाली सुनना पड़ता है, उसी में पेट में बचा है, सर खाने के लिए पैसा नहीं है, मेडिसिन तो दूर की बात हो गया है। और एनीमिया का अंदर ऐसे पेशेंट यहाँ पर आया है जो कि 3 ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो ये जो कुसंस्कार सब है, जो कुरीतियाँ जो है, शराब पीना, पत्नी को मारना, ये पुरुष के कर्तव्य के कारण जो नारी लोग बहुत सफर करता है। और उसी में नारी का मृत्यु भी होता है, मैटरनिटी रेट बढ़ता है, उसमें बच्चा का भी रेट बढ़ता है। सर, ये तो बात हुई बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन अगर हम बात करें मिडिल क्लास या इलीट क्लास के बारे में, तो क्या ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें यानी धनबाद में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण उन्हें कई सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को झेलना पड़ता है? देखिए, एक जो है आपको एक सेक्शन महिला जो कि अराउंड 20, जिसको हम लोग टीन एज का बोलते हैं, या फिर आपको 25 तक जो है, लेके 14-15 से लेकर 25 तक एक सेक्शन जो महिला है, जो स्टूडेंट है, या फिर छोटा मोटा नौकरी करते स्टूडेंट के पास, जिनका विवाह हुआ नहीं या फिर विवाह हुआ है, एक बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर है जो पीसीओडी एक बहुत बड़ा समस्या है। ये मेरे यहाँ पर हम डेली 25-30% हम देखते हैं करीब, उसमें से नहीं है तो 6-7-10 तक जो है पीसीओडी का पेशेंट हम देखते हैं। पीसीओडी है लाइफस्टाइल डिजीज। यहाँ क्या होता है, लाइफस्टाइल जो इतना चेंज होता है, लड़की लोग जो है रात में सोते नहीं है, मेंटल टेंशन, फिजिकल टेंशन, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और अपना स्वास्थ्य के प्रति फिजिकल एक्टिविटी करने की कोई समय इनके पास है नहीं। 1 घंटा पैदल चलना 1 घंटा नहीं है। तो इस
इसमें हो जाता है कि मोटापा हो जाता है, फिर पीसीओडी हो जाता है, फिर पिंपल हो जाता है, पीरियड नहीं होता है, अगर मैरिज हो गया तो इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं ठहरता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, आप जो इलाइट सेक्शन जो खुले एलिट सेक्शन में ये जो समस्या है, और एलिट सेक्शन में जो मैरिड हो गया, मैरिड होने के बाद हर जगह के तरह यहाँ पर भी वही है, लेट मैरिज। लेट मैरिज भी एक बहुत बड़ा समस्या है, और बहुत सारे जो लड़के जो निकल के काम कर रहे हैं, अपने करियर को देख रहे हैं, वो विवाह करना नहीं चाहते हैं, और विवाह करने के बाद भी जो है जब ये लोग को परिवार को बसाना नहीं चाहता है, जब परिवार बसाने चाहते हैं तब तक एज फैक्टर पार हो जाता है। फिर एक तो बहुत बड़ा समस्या है पर फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड क्या है कि बच्चेदानी में गांठ होना है, तो बच्चेदानी में जो गांठ होता है ये हम बाहर निकाल के रखें, पेशेंट को समझाने में हमको ये लगता है सुविधा होता है। ये जैसे ये बच्चेदानी हो गया, सर कैमरा में दिखा यहाँ पर जो है ये बच्चेदानी हो गया, यहाँ पर एक तो फाइब्रॉइड का देखिए छोटा सा थोड़ा सा दाना दाना है, बहुत सारा फाइब्रॉइड है, और ये इतना कॉमन है कि फाइब्रॉइड यूट्रस जो है हम इसको बैठे हुए यहाँ पर मंगा करके किससे पढ़ाते हैं, लोगों को समझाते हैं सबको। तो इसके कारण क्या होता है, कभी ब्लीडिंग होता है, पेन होता है और इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर जो एलिट सेक्शन है, जो लोग पढ़ा लिखा प्रेगनेंट, उन लोग का फाइब्रॉइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं होना, और जो है आपका थायराइड और शुगर, ये बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर चल रही है। और इनफर्टिलिटी क्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर इनफर्टिलिटी है कि मेरे यहाँ पर रोज कम से कम नहीं तो 8-10% इनफर्टिलिटी का पेशेंट में डील करना पड़ता है। एक तो लेट मैरिज होता है, जब मैरिज करने के लिए जाते हैं तब तो देख रहे हैं उसको पीसीओडी हो गया, पीसीओडी होने से बच्चा नहीं होता है, थायराइड हो गया, चाहे फाइब्रॉइड हो गया, चाहे आपका शुगर हो गया, फिर उसको बच्चा नहीं ठहर रहा है। केस में अगर एक बच्चा हो गया, फिर ये लोग दूसरा बच्चा को लेना नहीं चाहता है, तो फिर 1-2 एमटीपी भी करा देता है। उसके बाद फिर जब 35 हो जाता, फिर कोई याद आता नहीं एक बच्चा से नहीं होगा, वो दूसरा बच्चा लेना है, तब तक फिर वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में चल जाता है। ये बहुत बड़ा समस्या है इनफर्टिलिटी, पीसीओडी। उसके बाद जो लोअर सेक्शन में जाइए तो एनीमिया, माँ के शरीर में खून नहीं रहना, और एनीमिया होना, और उसके बाद जो और हाइपोप्रोटीनिमिया है, ये सब चीज़ें रहता है। और जैसे आपको 40 पार कर जाते हैं लेडी को, तो फिर हो जाता है आपको मेनोपॉजल सिम्पटम। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग को यहाँ पर झेलना पड़ता है। सर क्योंकि आजकल के जनरेशन का सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो स्क्रीन पर बीत रहा है, ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या आप पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडी को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम लोग हमेशा यही बोलते हैं, जो भी प्रेगनेंसी केस आता है, हम लोग प्रेगनेंसी का पीसीओडी भी जो आपका स्क्रीन पीरियड जो है मोबाइल देखने से, उससे बहुत पीसीओडी बने, वो भी बड़ा कारण है पीसीओडी का, मोबाइल जो है बहुत बड़ा कारण है। और आपका जो प्रेगनेंसी के समय में भी जो पीसीओडी क्या करता है, ये जो आपका जो स्क्रीन वाला जो है मोबाइल वाला, नींद कम कर देता है प्रेगनेंसी में, जो कि हमेशा हम लोग बोलते हैं कम से कम 9 से 10 घंटा रेस्ट होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, दिन भी मोबाइल देखते रहते हैं, घर में हस्बैंड नहीं रहते ही, अपना अकेले घर में रहती है, चाहे कोई मोबाइल देखते रहती है, और खाना खाने के बाद फिर मोबाइल देख के सो जाती है, मैंने लेटे रहती है, और रात 11-12
बजे पहले कोई सोता नहीं है। और फिर जो है नींद कम होता है, और नींद कम होने से क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। और बहुत पेशेंट हम लोग को मेरे पास है कि जो कि प्रेगनेंसी विद शुगर, GDM जिसको बोलते हैं, GDM जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, अभी भी पेशेंट केबिन में। अब 2 दिन पहले यहाँ पर छुट्टी हुआ है 2 केबिन से, आज स्टिच कटवा के गया। तो ये बहुत प्रेगनेंसी केस जो है जो कि GDM में शुगर लेकर होता है, वो ये सब स्क्रीन की चाल होती है। रेस्ट नहीं होता, रेस्ट नहीं होने से ये होता है। और जो एक चीज़ जो बोला जाता है कि माँ का संस्कार बच्चा में आ जाता है, तो सब आजकल कुछ रिसर्च होता है विदेश में, इसलिए प्रेगनेंसी में जब रहता है उसमें माँ को थोड़ा सा धार्मिक चीज़ सुनाया जाता है, गीता का उच्चारण ये सब सुनाया जाता है माँ को। वो अलग चीज़ हम नहीं जानते कि वो प्रभाव पड़ता है कि नहीं बच्चे के ऊपर में, किंतु ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर का इंसिडेंस बढ़ना, बच्चा का वजन कम होना, एबॉर्शन रेट बढ़ना, ये सब स्क्रीन के लिए होता है। हो सकता है वो हो ही रहा है। हम लोग को एडवाइस देना पड़ता है। हम लोग तो डाइट के बारे में एडवाइस देते हैं और मेडिसिन के बारे में एडवाइस है, उसके साथ साथ हम लोग को ये भी बोलना पड़ता है तुम मोबाइल से बचे हो। सर एक अहम क्वेश्चन है कि आजकल यानी डॉक्टर्स पे ऐसा लगाया जा रहा है, आरोप लग रहा है कि डॉक्टर्स अननेसेसरी यूट्रस ऑपरेशन करके निकाल ले रहे हैं, या फिर वो डिलीवरी के टाइम जो कि डिलीवरी नॉर्मल हो सकता था लेकिन वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसको आप कितना सच मानते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस बात में सच्चाई है। ये हम डॉक्टर होने के नाते भी हमने भी कई बहुत बार जो पेशेंट को हमने बचाया है, जो दूसरी जगह पर सजेस्ट किया गया था, इस बता को निकाल दो, फिर मेरे पास आया, हम बोले कि इसको कोई आवश्यकता नहीं, हमें ऐसे चाहिए, ये कोई नुकसान करने वाला नहीं। जैसे कि आपको बोलते हैं कि पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग, पेरीमेनोपॉजल मतलब जो मेनोपॉजल टाइम हो जाता है आफ्टर 40, जैसे कि 40 के बाद आपका चश्मा की जरूरत पड़ जाता है, 40 के बाद आपका और सब चीज़ का जरूरत पड़ जाता है, जॉइंट में थोड़ा सा पेन हो जाता है, उसी टाइप का 40 के बाद आपका मेनोपॉजल सिंड्रोम भी शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक फैक्टर है कि अधिक ब्लीडिंग होना, ये है नेचुरल है, लेकिन कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि इसको फ़ायदा उठाए, भाई ब्लीडिंग हो रहा है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसको निकाल दो। तो मेरे पास है बहुत अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो कि बाद में मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया यहाँ पर, वे आए तो मेरे पास, हमने देखिए इसका जरूरत नहीं, हमको तो जरूरत नहीं है, आप अगर इच्छा कर रहे हैं तो आप करा सकते हैं, हम नहीं करेंगे। तो फिर वो कुछ दिन के बाद वो सब ठीक ठाक हो गया, फिर वो लोग मेरा बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो होता है इससे। देखिए इसका एक फैक्टर है आपका डॉक्टर का फैक्टर एक है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जो है नॉलेज उतना नहीं रहता है, तो नॉलेज नहीं रहता है। कुछ डॉक्टर लोग हैं कि पैसा का लालची है। एक डॉक्टर मेरे पास, वो मेरा ही स्टूडेंट था, पहले गया मेडिकल कॉलेज में मेरा ही स्टूडेंट था, अभी यहाँ प्रैक्टिस बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर है। वो हमको बोल रहा था, बोला सर आप जानते हैं मैं एक दिन में 10 यूट्रस ऑपरेशन कर रहा हूँ, 10 यूट्रस निकाल दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे है, लोगों को मन में ये भी एक तो क्रेडिट है, इतना ऑपरेशन कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, एक फैक्टर है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है कि जो पेशेंट जो है, पेशेंट में अनएजुकेटेड है, उतना उसका भी इतना मेडिकल अवेयरनेस इतना नहीं बढ़ा है। आजकल गूगल खोलने से सब कुछ मिल जाता है, तो कोई भी आदमी इसका धैर्य भी नहीं है, उसका हस्बैंड भी धैर्य नहीं है कि वो बार बार डॉक्टर से कंसल्ट करे, तो ऐसा इसको निकाल दीजिए ना, इसको हटाइए, इसको ये बार बार उसको ब्लीडिंग होते रहता है, ये होता है, हटा दीजिए।
तो यूट्रस निकालने के बाद पेशेंट में क्या क्या परेशानियां होती हैं? बच्चादानी, अच्छा, इसको फिर हम सीजर के पास आते हैं, फिर वो नहीं डिस्कस हो पाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर उसके बाद इस पर आएंगे। अब सीजर के बारे में जो है, सीजर में पहले हम जो पढ़ रहे थे तो था, हम लोग इनिशियली जो पढ़े उसको 77 में, उस समय था कि 6% सीजरियन रेट हो तो स्टैंडर्ड माना जाता है। हम लोग जब पास करने चले 1980 तक, तब तक ये बढ़ करके हो गया 18%। मैंने हम लोग को पढ़ाया गया कि 18% तक अगर सीजरियन हो, मैंने 100% के लेवल पर है 18 तो अगर हो गया तो फिर ये आपको जायज़ माना जाए कि हाँ ये स्टैंडर्ड चीज़ है। किंतु अभी ये बढ़ करके करीब करीब 40% तक आ गया। मैंने जो कि माना जाता है कि हाँ 40% का अगर सीजर आप करते हैं, आपके पास अगर 10% आता है लेबर पे लेके आप उससे 4 को सीजर करते हैं तो ये आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड है। तो सीजरियन में कुछ डॉक्टर लोग तो करते हैं, लेकिन इसमें जाते क्या है, सिचुएशन डिमांड करता है। क्यों? देखिए, एक चीज़ हो गया कि बच्चा का कंसीव करने का उम्र जो है, वो उम्र में कोई बच्चा कंसीव होता है 18 से 25। इस पीरियड में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने का सबसे उत्तम पीरियड है। इसमें अगर नॉर्मल डिलीवरी प्रेगनेंसी होता है तो करीब करीब नॉर्मल डिलीवरी होता है और पेशेंट उसको टॉलरेट कर लेता है। जिससे 25 के बाद आप जाते हैं, तब जो कंसेप्शन होता है वो कंसेप्शन में डिलीवरी डिफिकल्ट होता है। आजकल ऐसा बहुत 19 से 18 से 25 के बीच में डिलीवरी बहुत कम लोगों का होता है। कोई विवाह 25 के पहले किसका होता ही नहीं। 25 से 27, फिर उसके बाद 1-2 साल बिता लेते हैं घूमने फिरने में, तो उसके बाद फिर प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है होता है आपका 30 साल में डिलीवरी होता है। एवरेज हो गया अभी 28, 29, 30 हो गया। सेकंड डिलीवरी होता है 32, 33 में। तो टाइम फैक्टर जो बहुत बड़ा करता है, इसलिए सीजर रेट बढ़ जाता है। फिर एक तो क्या होता है, जैसे एज आपका बढ़ता है वैसे ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी होगा तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, उसके साथ साथ फाइब्रोइड भी एसोसिएट हो जाता है, थायराइड भी एसोसिएट हो जाता है, तो उसके लिए बढ़ जाता है। और एक फैक्टर क्या होता है कि पेशेंट का अभी जो पेन टॉलरेट करने का क्षमता बहुत घट गया। समझे ना, थोड़ा सा भी, ये तो कुछ दिन पहले हुआ, हम देख रहे हैं कि इसको नॉर्मल डिलीवरी हो गया, लेकिन पेशेंट इतना चिल्लाने लगा कि एकदम बाहर निकल गया। पेशेंट सिस्टर को पीटने लगा, 2 सिस्टर को मारा। आज इस चीज़ करना ही थे ना, वही ना, ये ना दूसरा है। तो वो मैंने उसका माँ बाबूजी फिर हमको जबरदस्ती बोल रही, सर इसको सीजर कर दीजिए, वो नहीं इतना पेन हम लोग सह नहीं पाएंगे। पेशेंट टॉलरेट करना नहीं चाहता पेन। और जो प्राइमरी पहला बच्चा में वो करीब करीब 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा समय लगता है डिलीवरी में, कोई टॉलरेट नहीं करता। और हमारे देश में मेडिकल साइड में बहुत सारे इक्विपमेंट बहुत सारे आ गया, लेकिन ये जो नॉर्मल डिलीवरी को पेनलेस करने के लिए जो आपको जो गैस का मिक्सचर एक मशीन आता है, उसको इक्विनॉक्स बोलता है, वो मशीन हमारे देश में नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड को 50% मिला करके दिया जाता है, तो सब पेन कम हो जाता है। लेकिन पता नहीं हमको ये चीज़ क्यों नहीं, हम बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की, वो चीज़ नहीं आता है। तो पेनलेस एक तो चीज़ है जो डिलीवरी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा चीज़ है क्या कि इंडिकेशंस बहुत सारे, जैसे सीजरियन, पहले क्या होता था, एक बार सीजरियन हुआ तो दोबारा नॉर्मल के लिए ट्रायल किया जाता था, तो अभी वो नहीं किया जाता है। एक बार सीजर, वन सीजर, ऑलवेज सीजर, है ना। तो
तो फिर वो भी रेट बढ़ जाता है उससे। और एक बड़ा फैक्टर क्या होता है कि पेशेंट पार्टी, मान लीजिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के क्रम में बच्चा खराब हो गया, आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करने से उसका कॉम्प्लिकेशन से बच्चा खराब हो गया, या कोई माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, ब्लीडिंग वलीडिंग हुआ डिलीवरी के बाद, तो पेशेंट पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। डॉक्टर को मार पीट तोड़ फोड़ ही करना, तो डॉक्टर क्या सोचता है कि चलो भाई कहीं इतना देरी करना चाहे तो सीजर करके अच्छा बच्चा भी एक खून करो, मिल जाएगा, हम भी जो है मुक्त हो जाएंगे, चलो उससे भी, वो भी एक फैक्टर है। ये सब कारण के कारण आपको सीजर होता है। और कुछ डॉक्टर तो है जो कि अनस्क्रूपुलस है, जो कि इमोरल है, वो लोग पैसा के लिए करता है। सर मेनोपॉज के टाइम देखा जाता है सिम्टम्स के अक्सर घुटने का दर्द, और तो क्या ये इसको समय रहते हुए रोका जा सकता है, या फिर ये मेनोपॉज के टाइम ऐसा देखा जाता है कि घुटने का दर्द या कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी में ऐसे दिखने लगते हैं, तो क्या समय रहते हुए उसको रोका जा सकता है, या ये नॉर्मल है, ये हर फीमेल्स में होना ही है? देखिए, अब दो चीज़ बोला आपने। देखिए, मेनोपॉजल सिम्टम अलग चीज़ हो गया, और घुटना में या फिर जोड़ में, कहीं पर हिप में ज़्यादा इफेक्ट होता है, हिप और ये इसमें जो पेन होता है आर्थराइटिस या आर्थरालजिया, ये आपका अलग दो चीज़ हो गया। ये चीज़ जो है दोनों एक के कारण है कि दोनों एज रिलेटेड है, दोनों ही 40 के पास और आसपास होता है, किंतु एज रिलेटेड दोनों एक ही है, लेकिन कि वो आपका होता है हार्मोनल होता है, ये हार्मोनल नहीं होता है। मेनोपॉजल, हम पहले मेनोपॉजल बोलते हैं, फिर आर्थराइटिस के बारे में बोलते हैं। मेनोपॉजल क्या है? मेनोपॉजल एक शरीर में हार्मोन की कमी हो जाता है, ओवरी जो है ओवेरिकल फंक्शन कम हो जाता है, उसमें से जो एस्ट्रोजन एक निकलता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन निकलता है वो कम हो जाने के कारण जो शरीर में मेनोपॉजल सिम्टम आता है। मेनोपॉजल सिम्टम में क्या होगा कि शरीर में एस्ट्रोजन कम हो जाने के कारण जो है गर्मी लगेगा, ज़्यादा लगता है फेस में, और पसीना होगा, और इतना गर्मी एक गर्मी होगा कि उसको नींद नहीं आएगा, रात में नींद नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो हार्मोनल कमी के कारण क्या होता है कि मसल कमजोर हो जाता है, हड्डी में कैल्शियम कम हो जाता है, तो सीवियर पेन होगा, मसल पेन होगा। फिर क्या होगा, तो माइंड में उसको चेंज आ जाता है, वो इरिटेटिव हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मेमोरी फेल करता है, तो आदमी सोचता है कि भाई ये आ गया, बुढ़ापा आ गया, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण उसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर हार्ट डिजीज होता है। ये एस्ट्रोजन एक ही हार्मोन की कमी होने से ये सब होता है। इसमें दो चीज़ काम करता है, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कम कर सकते हैं, इसका इफेक्ट को आप कम कर सकते हैं। दो प्रकार से ये होगा। एक तो है कि आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट देना है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट, और डाइटरी सप्लीमेंट, कैल्शियम देना है, विटामिन देना है, एंटीऑक्सीडेंट्स देना है, ये चीज़ हो गया। और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा चीज़ है। अगर कोई एक्सरसाइज रेगुलरली करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, तो उसका इतना फील नहीं होगा, मेनोपॉजल सिम्टम इतना फील नहीं होगा। और एक तो चीज़ है काउंसलिंग, वो सोचता है क्या कि जो है मेरा मेनोपॉज हो गया तो मेरा जीवन का अंत हो गया, है ना, मेरा सेक्सुअल लाइफ भी खत्म हो गया, मेरा बच्चा होने का कर्तव्य खत्म हो गया, समाज में मेरा और कुछ नहीं है, मैं हो गया, मैं हम तो बर्बाद हो गए, है ना। अब देखिए, अब तो कल तो न्यूज़ सुने ना, जो मिसेस झा, डॉक्टर SP झा के पत्नी ने सुसाइड कर दिया, कितने उम्र में, उनके मन में यही चीज़ आ गया कि भाई हम तो गए, अब तो कुछ नहीं, चलो
सुविधा है, आपको कोई नहीं पूछेगा। कोई मेंटल काउंसलिंग उनको करना पड़ेगा कि भाई ये एक स्टेट है, जीवन का एक स्टेट है, ये तो पायदान है, इसके बाद भी लाइफ है। उसके बाद तुम ऐसे करो, तुम ये करो, तुम इस करो। अभी तक तुम ये चीज़ में था, इससे हट करके तुम ये चीज़ करो, पढ़ाई करो, लिखो, तुम ये काम करो, सामाजिक काम करो, लोगों के साथ मिल करके सोसाइटी में योगदान करो। तो इसको आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, किंतु इसको आप करीब 100% इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। आर्थराइटिस जो है, आर्थराइटिस ये जो 40 के बाद जो होता है, देखिए आर्थराइटिस में बहुत सारी चीज़ है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, रिमाटिक आर्थराइटिस है, और भी कोई प्रकार के हैं। लेकिन ये जो आपने जो चीज़ कहा, ये हो गया आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एज रिलेटेड है। जब एज होते जाता है, आपके आँख में छाली पड़ जाता है, आपके चमक समाप्त हो जाता है, आपका चमड़ा जो ढीला हो जाता है, उसी टाइप का ये तो एज रिलेटेड शारीरिक बदलाव होता है। किंतु उसके बावजूद आपको उतना परेशानी नहीं करेगा अगर आपको बॉडी वेट ठीक है, शरीर का वजन अगर आपका ठीक है, तो ये परेशानी नहीं करेगा। आपका शरीर का जितना आपका हाइट के हिसाब से जितना आपका वजन होना चाहिए, उतना अगर वजन आपके पास है, तो इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, नीचे लोअर लिम्ब में उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, और वो मैनेजेबल होगा। और अधिकतर जो है आप जो देख रहे हैं, या हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, सब वजन के कारण है। तो जितना शक्ति है जोड़ का, उतना शक्ति से ज़्यादा आपका। सर एक अहम सवाल है, जस्ट अभी मेरे माइंड में आया कि मेनोपॉज के टाइम यानी कि फीमेल्स में मेंटल हेल्थ एबनॉर्मलिटीज़, तो क्या ये कह सकते हैं, या आप इस पर बिलीव करते हैं कि इसके लिए मेल जेंडर रिस्पॉन्सिबल है? उनको ऐसा क्यों फील होता है कि अब उनका मेनोपॉज हो गया तो उनका लाइफ अब कुछ नहीं है, वो बर्बाद है? इसमें मेल फैक्टर तो है। मेल फैक्टर, जब आपकी पत्नी मेनोपॉज हो जाता है, तो उनका भी एक साइकोलॉजी होता है कि चलो ये जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग तो अपने पत्नी को खाली सेक्स डॉल जैसे देखा कि सेक्स अपैरेटस है, तो वो लोग तो नेगलेक्ट करते हैं। फिर कुछ महिला लोग क्या करते हैं, एक कुछ पुरुष लोग क्या करते हैं कि भाई चलो हम एक दूसरा विवाह कर लेते हैं, चाहे विवाह नहीं भी कर पाता, समझिए कि तो दूसरा किसी ऑफिस में किसके साथ एफआईआर करता है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ पॉपुलेट करता है, समाज में पॉपुलेट करता है। आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा ये लोग जान लेते हैं, तो एक तो होता है। फिर जब अगर मान लीजिए हस्बैंड थोड़ा सा इस पीरियड में हस्बैंड को थोड़ा सा ज़्यादा कंपेशनेट होना चाहिए, ज़्यादा जेंटल होना चाहिए पत्नी को, दिखता है वो थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस फील कर रही है, आइसोलेटेड फील, उसको थोड़ा सा बढ़िया से बात करें, उसको घुमा ले जाते हैं, उसको वो करते हैं, तब वो सोचेगा नहीं भाई मेरा हस्बैंड जो है कम से कम हमसे दूर नहीं है। वो चीज़ नहीं हो पाता है। सर अब हम अपने अहम सवाल की तरफ आते हैं कि ये इनफर्टिलिटी के जो काफ़ी रेट अभी बढ़ रहा है, तो आईवीएफ को लेकर अभी भी लोगों में मिथ है, तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? किस तरह के मिथ लोगों में अभी भी आईवीएफ को लेकर है? देखिए आईवीएफ जो है ना, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेडिकल प्रोफेशन का। मेडिकल प्रोफेशन का समाज के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा अवदान है। इसमें कोई प्रकार का ये रखना, इस पर अंधविश्वास करना ठीक नहीं। ये सिंपल चीज़ है, वही प्रोसेस है, प्रोसेस वही है, खाली जो है इसको ट्यूब को, जो ट्यूब के माध्यम से देखिए आईवीएफ का प्रोसेस क्या है।
ये आपको भेजना हो गया, यहाँ से आपको स्पर्म जा रहा है। स्पर्म समझ रहे ना, यस जो आपको मैंने पुरुष का जो कीड़ा जो है, ये शुक्राणु जो ये जो गया ऐसे गया जाकर के इसके अंदर से ये ट्यूब में जाता है, ठीक है। और ये जो है इस एरिया तक आ जाता है, एम्पुला बैटर इसको बोलते हैं, यहाँ तक आ जाता है। ये ओवरी है, ओवरी में अंडा बनता है। ये ओवरी से अंडा इधर इसके अंदर घुसता है। ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये उसको खींच लेता है। जैसे मछली मुंह को खींच लेता है तो छोटा मछली अंदर में घुस जाता है, उसी टाइप का ये भी घुस जाता है। ये दोनों का माने ये शुक्राणु और माँ का जो अंडा जो है, ये दोनों का मिलन यहाँ पर होता है। फिर ये बैक आ जाता है, आकर के यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या आईवीएफ क्या है, ये यहाँ पर चूंकि ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब ब्लॉक होने से आईवीएफ होता है। क्योंकि ट्यूब ब्लॉक है तो यहाँ से अंडा को निकाल लिया जाता है और शुक्राणु को ले लिया जाता है पुरुष से। दोनों को एक अलग टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब भी इसलिए उसका नाम है, टेस्ट ट्यूब में कल्चर करके उसको छोड़ दिया जाता है, तो दोनों मिलन हो जाता है वहीं पर। फिर वहाँ से लेकर के उसको फिर इसको लेकर यहीं पर रख दिया जाता है। तो चीज़ वही है, वही शुक्राणु है, वही अंडा है, किंतु चूंकि ट्यूब ब्लॉक है, दोनों नेचुरल मिलन नहीं हो पा रहा, तो उसके बाहर उसको मिलन कराया जा रहा है। तो इसमें कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत किंतु परंतु नहीं है, ये 100% हस्बैंड वाइफ दोनों का ही है। तो इसमें कोई सोचना ये करना ठीक नहीं है, और इसको अधिक से अधिक इसको व्यवहार करना चाहिए परिवार के खुशी के लिए। और ये भी मैंने थोड़ा सा सरकार का भी प्रयास होना चाहिए कि ये कम हो, आर्थिक दृष्टि से कम पैसा से हो जाए। अभी भी इतना ज़्यादा है कि साधारण लोग उसको पहुँच नहीं पाता है। सर, मेरा एक अहम सवाल ये है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस कैंसर का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी क्या वजह है और इसे समय रहते हुए कैसे रोका जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर पर पहले आता है। ब्रेस्ट कैंसर अधिकतर जो है होते हैं अनमैरिड लड़की में और इनफर्टाइल लड़की में, मतलब जिसको बच्चा नहीं है या जिसको बच्चा कम है, उस ये में यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर अधिक देखा जाता है। जिसको 2-3 बच्चा हो गया उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर की तरह नहीं दिखाई दिया जाता। तो समाज में भी बढ़ रहा है, इसीलिए कि आपको अनमैरिड लोग बहुत मिल जाते हैं, डाइवोर्सी बहुत मिल जाते हैं। अगर मैरिज होता है भी तो बच्चा लेना कोई नहीं चाहते हैं, अगर कोई लिया तो एक बच्चा लिया, एक बच्चे में संतुष्टि हो गया, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। तो कैंसर को तो आप जानते हैं कि उसको प्रिवेंट करने का कोई अभी तक तो कुछ निकला नहीं, तो लेकिन उसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग अगली स्टेज में उसको अगर डिटेक्ट हम लोग कर लेते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत लंबा समय तक जो है उसका पेशेंट जिंदा रहता है, मैंने करीब करीब वो अपना फुल लाइफ वो जी लेता है अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का उसका ये है कि पेशेंट पार्टी को एजुकेट करना है। आजकल कॉन्शसनेस आ गया है। आजकल लड़की लोग, बहुत सारी लड़की लोग जो है इतना छोटा सा गिल्टी होता है तो आकर के डॉक्टर को दिखा लेता है। वो पल्पेट करने का उसका तरीका है, ब्रेस्ट को पल्पेट करने का उसको सिखाया जाता है। तो नहाने के समय उसको अगर पल्पेट कर ले 7 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, तो वो हो जाता, फिर उसको निकाल दिया जाता है अर्ली स्टेज में। और कोई भी ब्रेस्ट कैंसर होता है वो पहले नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, उसके बाद उसमें फिर कैंसरस चेंज हो जाता है। तो नॉन कैंसरस में अगर वो डिटेक्ट हो जाता है इतना बड़ा गिल्टी मेरा ब्रेस्ट में है, तो ऑपरेशन हो गया।
फिर आपका यूट्राइन कैंसर। यूट्राइन कैंसर में आपका ये 2-3 प्रकार के इसमें कैंसर है। खाली बच्चेदानी में आपको 2-3 प्रकार का कैंसर है। एक बच्चेदानी के मुंह पर है, कार्सिनोमा सर्विक्स, सर्विक्स उसको बोलते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स। फिर एक तो बच्चेदानी का अंदर में एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। फिर जो फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड में भी एक कैंसर होता है, उसको सार्कोमा बोलते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन जो है ये है आपको कार्सिनोमा सर्विक्स। कार्सिनोमा सर्विक्स क्यों होता है? ये ठीक उल्टा ब्रेस्ट कैंसर है। जिसको जितना बच्चा है तो उसको कैंसर सर्विक्स होने का संभावना उतना अधिक है। और जिस महिला का सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा है या सेक्सुअल पार्टनर एक से अधिक है, उसको ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका वो सब चीज़ को एजुकेट करने से प्रिवेंट हो सकता है। और कार्सिनोमा सर्विस में एक तो अभी उसका ये आ गया है, एक वैक्सीन आ गया। उसको 14 साल में अगर दिया जाता है लड़की लोगों को, फिर वो करीब कैंसर नहीं होता है। और बाकी एंडोमेट्रियल, हाँ, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये भी है कि जैसे 35 इयर्स हो जाता है महिला का, या इवन हमारे देश में 35 भी बोलिए, 30 बोलिए, 30 साल जैसे हो जाता है तो एक तो सर्वाइकल स्मीयर टेस्ट होता है, पफ स्मीयर बोलते हैं, सर्वाइकल स्मीयर बोलता है। उसमें साइटोलॉजिकल स्टडी होता है। वो हम लोग यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है हम लोग कर ही लेते हैं। तो वो करने से उससे भी अर्ली स्टेज से वो डिटेक्ट हो जाता है। तो फिर उसको अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर वो करीब 100% क्योर हो जाता है। और ये हो गया। फिर जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है ये भी आपका, उसमें 3 चीज़ है, फैटी, फैट, फर्टाइल, ये 3 यहाँ पे उसका फैक्टर है। 40 मतलब अराउंड 40 ईयर्स या 40 ईयर्स के ऊपर में जो मरीज मोटा है, मोटापा। और एक जो बोलते हैं मोटापा जो है आजकल, अभी जो रिसर्च स्टडी हुआ है कि हर कैंसर शरीर में मोटापे के साथ जुड़ा हुआ है। जो पेशेंट जितना मोटा है वो उतना कैंसर के प्रोन है, कैंसर होने का संभावना उतना ज़्यादा है। तो ये जो है, ये 3 फैक्टर हम लोग समझा रहे हैं। अगर पेशेंट को समझाएं कि भाई देखो आपका उम्र 40 हो गया, अभी आपको मोटापा कम करो, और तो 3 बच्चा हो गया, 4 बच्चा हो गया, ठीक है, और ज़्यादा बच्चा बच गया। तो ये अगर हम लोग तय करते हैं तो उसमें भी प्रिवेंशन होता है। और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है अगर डिटेक्टर हो जाता है, अर्ली डिटेक्टर हो जाता है, उसमें वो भी साइटोलॉजी से डिटेक्टर होता है, तो ये करीब 100% क्योर है। तो ये जितना बड़ा चीज देखा जा रहा है उतना नहीं है। अगर मेडिकल अटेंडेंस, मेडिकल डॉक्टर को देखने वाला को संभव है अर्ली स्टेज में, तो इतना बड़ा चीज नहीं है। लेकिन असल डेंजर है ओवरी जो दोनों तरफ 2 ओवरी है, उसका कैंसर जो असल डेंजर है। तो यहाँ पर रीता वर्मा, डॉक्टर गीता वर्मा याद है आपको? इतना बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है, सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर गायनेकोलॉजिस्ट है। वो जब उनको जो डिटेक्शन हुआ उनको कार्सिनोमा ओवरी, तब तक हम लोग 4th स्टेज में चले गए। तो इनका डिटेक्शन काफ़ी लेट होता है, ऐसा कह सकते हैं? ओवरी का डिटेक्शन लेट इसलिए होता है, उसको कोई आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना पेनफुल होता है, ना उसमें कोई मास फील होता है, तो अंदर। सर, इस समय धनबाद में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और गवर्नमेंट इसके लिए कितना कंसर्न है? देखिए, धनबाद में स्वास्थ्य की स्थिति, मतलब फैसिलिटी अच्छा है। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो किस फैसिलिटी, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से फैसिलिटी कह रहे हैं? यानी हॉस्पिटल्स
या गवर्नमेंट की स्कीम या अदर चीज़? आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी लीजिए। गवर्नमेंट जो है पीएमसीएच में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इतने मेडिसिन है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग उन्हें सब है, कर नहीं। इसके पहले वाला जो गवर्नमेंट था, रघुवर दास का गवर्नमेंट था, रघुवर दास में तो मेडिकल में इतना वो चेंज कर दिए थे। हर हॉस्पिटल में बिल्डिंग अच्छा अच्छा उन्होंने बनाया, फिर अच्छा अच्छा इंस्ट्रूमेंट सब खरीद के दिया, अच्छा अच्छा मेडिसिन दिया, अच्छा अच्छा डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट दिया। किंतु कमी कहाँ पर है? कमी बस यही है कि आप समुंदर में है ना, अब प्यासा भी है लेकिन अब वो पानी आप यूज नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि ये चीज़ यहीं पर वही हो गया। पेशेंट भी है, डॉक्टर भी है, सामान भी है, लेकिन पेशेंट के पास वो पहुँच नहीं पाता। तो इसकी क्या वजह है? इसका वजह यही है जो आपका सिस्टम जो आपका सिस्टम डिलीवरी सिस्टम है वो फटी है जो है। तो जो मेडिकल पर्सनल है वो लोग नहीं दे पाते। उसके बाद इतना रस हो जाता है, उतना लोग पेशेंट पास भी, पेशेंट लोग भी उसे राउडी हो जाते हैं, ये भी पैटर्न है। अच्छा, फिर यहाँ पर धारवाड़ में जितने हॉस्पिटल है, इतने हॉस्पिटल आप कहीं इतना छोटा जगह में आपको देखिएगा नहीं। और अच्छा अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा इक्विप्ड हॉस्पिटल है, अच्छा अच्छा डॉक्टर है, लेकिन वही है कि यूटिलाइज कर नहीं पाए, क्यों? पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, यूटिलाइज नहीं कर पाता है। ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हुए यहाँ पर लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते और प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, तो जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और गवर्नमेंट को और हमारे यूथ को आप क्या बताना चाहेंगे? वही है, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। अब एक पेशेंट भर्ती हुआ सरकारी हॉस्पिटल में, पर अपना ही आदमी जो है, बहुत ही क्लोज आदमी, उनका माँ को लेकर भर्ती की, उनको माँ को खाली एक डॉक्टर देखने में 3 दिन समय लगा। और रोज हमको आके बोलते थे कि भाई देखिए कल भी कोई नहीं आए, हम जाके डॉक्टर साहब देखा, वेट भी किए, और डॉक्टर साहब बोले हम आज जाके देख लेंगे। आज भी नहीं आया, दो दिन पार हो गया, तो क्या करें? एक पेशेंट को लेकर भर्ती किया गया, कोई कारण से भर्ती किया, लेकिन 2 दिन तक कोई डॉक्टर नहीं देखे उसको। सर, ये किस हॉस्पिटल की बात है, आप उधर शेयर करना चाहिए? सरकारी हॉस्पिटल है, नाम नहीं लेंगे। तो ये जो है, तो इसमें क्या होगा और लोग उसमें कहाँ कमी, का सिस्टम की कमी है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर को जो उसको जो ड्यूटी दिया गया कि भाई आप आकर के सुबह राउंड करिए, शाम का राउंड करिए, ठीक है ना। और उसी में देखिए बगल में सेंट्रल हॉस्पिटल है, जब हम लोग हम लोग कोई भी पेशेंट 3 बार देखते थे, फिर एक्स्ट्रा समय इमरजेंसी हुआ तो एक्स्ट्रा भी देखते, वहाँ मेंटेन हो जाता है, यहाँ मेंटेन नहीं हो पाता है। वही प्रोफेशन है, वही है, सिस्टम भी कमी हो जाता है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पाता है। और करप्शन, मेडिसिन आ रहा है, मेडिसिन में खर्चा भी हो जा रहा है, लेकिन पेशेंट को नहीं मिल रहा। आपका अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत कॉस्टली अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन वो हमेशा खराब करता है। सिटी स्कैन मशीन हमेशा खराब करता है। बाद में उसको दे दिया गया कि कोई आउटसोर्सिंग कर दिया गया, वो भी बहुत कारगर नहीं हो रहा, सुपरवाइज नहीं हो रहा। तो ये सिस्टम है, मोरल की कमी है। हम एक डॉक्टर हैं, लेकिन मेरा मोरल नहीं बोलते कि हम वो पेशेंट मेरा लग करते आज उसको देखे नहीं, हमको खराब नहीं लगता है। हम जाके खाना खाते, सोते हैं, आराम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन हमको ये नहीं लगता कि देखो मेरे अंडर में तो पेशेंट है, उसको हम देखे नहीं आज। एथिक्स, जो डॉक्टर जो बहुत बड़ा एथिक्स चीज़ है, बहुत बड़ा हम लोग पढ़ाया जाता है मेडिकल में, लेकिन आजकल पढ़ाया जाता है कि नहीं जाते। एथिक्स बहुत बड़ा चीज़, जो कि क्लासरूम में तो एथिक्स है, लेकिन रियल लाइफ में एथिक्स नहीं होता है। तो ये फैक्टर है। सर, हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि आपके हॉस्पिटल में यानी श्री जगन्नाथ हेल्थ केयर सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं?
मेरे मन में आया कि भाई हम तो इतना चीज़ सीखे हुए हैं और इतना चीज़ हम लोगों को दे सकते हैं, तो फिर वो क्यों ना हम थोड़ा छोटा मोटा एक करके वहाँ करें और अपना सिस्टम अच्छा करें। तो फिर जगह तो मेरा पड़ा हुआ था, पहले से ले लिए थे, तो हमने सोचा कि छोटा सा करेंगे, और छोटा करते 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 वो जो है ना क्या कि आज ये कमी है तो इसको जोड़ो, वो कमी है तो वो जोड़ो करके हम उसको बना दिया। तो मेनली हम सोच रहे थे कि भाई एक अच्छा से हम अपना सेटिस्फेक्शन से पेशेंट को हम ट्रीटमेंट कर सकें, उसका अपना सेटिस्फेक्शन के हिसाब से उसका ऑपरेशन कर सकें, सर्जरी कर सकें, तो उसके लिए हमने इसको किया। पैसा के लिए नहीं, आज भी हमको पैसा का कोई एक नहीं। हम जब फ्री आंसर होकर करते थे ऑपरेशन, उस समय जो हम पैसा कमाते थे, आज हम इससे बंधन से हम उसका 1/5 पैसा कमाते हैं। समझे ना, इतना इन्वेस्ट हो जाता है इधर उधर वो नहीं, लेकिन पैसा फैक्टर नहीं, पैसा सेटिस्फेक्शन फैक्टर है। और उसके बाद जो है इसको क्या अभी फैसिलिटी बहुत सारा बढ़ गया है इसमें गायनिक साइड का है, गायनिक और ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब डिलीवरी संबंधी, गर्भ संबंधी, और गायनिक मतलब और सारी चीज़ जैसे हिस्टेक्टोमी हुआ, ओवेरियन सिस्ट निकालना, ये सब गायनिक हो गया, ब्लीडिंग वगैरह सब। इसमें हर प्रकार का ऑपरेशन, हर प्रकार का डिलीवरी हम लोग करते हैं। अच्छा मेडिसिन हम लोग लिए हुए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लिए हुए हैं। ऑपरेशन थिएटर का लाइट यहाँ पर आप देखिएगा, अधिकतर हॉस्पिटल में 40,000 50,000 का लाइट लगाया हुआ है। मेरा ये जो लाइट है ये इंग्लैंड से लाया हुआ 8.5 लाख रुपये। लेकिन मेरे यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है उस दिन आया था बनाने के लिए, बोला सर ये मशीन ये तो देखे हमें धानबाद में कोई 9 लाख रुपये का है मशीन। वो अपने से बोला कि सर ये तो हम कर देते कुछ दिन पहले 5 लाख रुपये में, अभी उसका 9 लाख रुपये था। वैसे भी अभी और भी ऊपर में हम एक ऑर्थोपेडिक्स का अलग ओटी बनाया। ऑर्थोपेडिक्स है, नी रिप्लेसमेंट भी होता है। ऑर्थोपेडिक्स का आपका हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पर हो जाता है, ऑर्थो का, हड्डी। उसके बाद यूरोलॉजी भी CR वगैरह सब उससे इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, और उसमें जैसे यूरोलॉजिस्ट अलग है, वो हर प्रकार का यहाँ पर पथरी जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी हो गया, ब्लैडर का पथरी हुई, यूरेटर का पथरी हुआ जाए, किडनी का पथरी, हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पर होता है। ENT माइक्रोस्कोप ENT का है मेरे पास, और सब तो ENT के भी हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ हो जाता है। उसके बाद जो है आपका पेडियाट्रिक्स, बच्चा का NICU, न्यूनेटल ICU सेंटर, वो भी है मेरे पास। डॉक्टर तालपत्र सब आते हैं, जो कि सबसे यहाँ के टॉप पेडियाट्रिशियन है, वो देखो में वो करते हैं। इसको छोड़ करके आपका फिजिशियन, जनरल मेडिसिन का भी सब है। और इनफर्टिलिटी केस भी हम लोग कुछ डील करते हैं। बहुत IVF वगैरह हुआ नहीं, लेकिन IVF के नीचे का टोटल होता है, और अच्छा है, इसमें रेस्पॉन्स भी अच्छा है। मेरे यहाँ जानते हैं 5 OT टेक्नीशियन है, जब भी इतना छोटा हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा पेशेंट भी नहीं रहता, लेकिन 5 OT टेक्नीशियन है, ताकि कभी जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कोई कमी ना हो। तो जो भी ये सब चीज़ है यहाँ पर। तो भविष्य में आपके क्या है कि आप इस हॉस्पिटल को कहाँ तक देखना चाहते हैं? हॉस्पिटल को देखिए, मेरा बहुत बड़ा एम्बिशियस, तो हम बहुत दिन एम्बिशियस कभी हम नहीं हुए। एम्बिशियस हम होते तो हम बहुत बड़ा मन पैसा बहुत कमा के बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। हमको भी एम्बिशियस जाता है, वो अपना मन पर जाता है, हमको ये इच्छा था हम ये करें। हमको ये चीज़ अच्छा लगता था, ये देखिए गडरेज का ये कितना दामी चीज़, साधारण में कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता था, टेबल नहीं होना है, हमको गडरेज पर लेना है। अब कोई भी अच्छा चीज़ लेते हैं हम तो बहुत अच्छा चीज़ लेते हैं, तो ये मन के यह है कि भाई
अब हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है कि बहुत बड़ा चीज़ हो, बहुत पैसा इसमें हम लोग है, इसमें है। हम लोग यहाँ पर जो है कोई एक नाजायज़ पैसा हम लोग नहीं लेते। यहाँ पर कोई भी बोल नहीं देगा कि जो है ये तो मेरा साथ में रहते किसी का मैं MTP किया हुआ है। MTP समझ रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किसका है वो सब नो। कितने पैसा ऑफर दे दिए लोग, कितना नहीं होता है। सीजरियन सेक्शन बहुत मैंने कभी नहीं करता हूँ, जो इसको थोड़ा सा भी रहता है कि अब ये जो डिलीवरी का सीजर कभी नहीं करते। किसी का यूट्रस निकलना अगर इंडिकेशन नहीं है आवश्यकता तो कभी नहीं करते। तो ये जो है आपका तो एम्बिशियस मेरा बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे जेन्युइन मेडिकल सेंटर बने जहाँ पर कि लोग मन में ना आए कि यहाँ हम जाने से हम रूठ जाएंगे। ये अगर लोगों के मन में नहीं हो रहेगा ये भावना, तो वही मेरा एम्बिशन है। पैसा हमको एम्बिशन नहीं है या बहुत बड़ा चीज़ एम्बिशन नहीं है। हाँ? अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त और अपना अनुभव साझा किया। धन्यवाद तिवारी जी, आपको भी धन्यवाद।